दीप, सरपंच, सराड़ी, जिला सलूम्बर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी इन पर्व पर वृक्षारोपण कर उनकी सुरक्षा की शपथ ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विजय महराणिया। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने कला, अपनी आर्ट के माध्यम से अपना ही नहीं अपितु अपने समाज का, अपने राज्य का नेशनल लेवल पर नाम रोशन किया। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कालिदास चित्र प्रतियोगिता उज्जैन के अंदर 2023 में प्रथम विजय, अपने आप को प्रथम विनर बनाकर अपने समाज का अपितु अपने ब्यावर जिले का पूरा नेशनल लेवल पे नाम रोशन किया। तो आइए हम बात करना चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत जिनकी टैलेंट, जिनके काबिलियत की वजह से, जिनकी मेहनत की लगन से ये मुकाम हासिल हो पाया है। हमारे बीच मौजूद है कैलाश साहू, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से इन्होंने राष्ट्रीय कालिदास चित्र प्रतियोगिता में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, तो इस बारे में उनका क्या कहना है और किस प्रकार से इनकी जो रूपरेखा रही इस मुकाम पर हासिल करा है। जानते हैं कैलाश साहू से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने राष्ट्रीय लेवल पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करा। धन्यवाद। सर, ये कंपटीशन किस प्रकार से था? राष्ट्रीय कालिदास जो प्रतियोगिता थी उज्जैन के अंदर, इसके बारे में एक बार संक्षिप्त विवरण बताइए कि किस प्रकार की ये प्रक्रिया थी, किस प्रकार का ये कंपटीशन था। ये जो कंपटीशन होता है वो राष्ट्रीय लेवल पे होता है। इसमें पूरे भारत के जितने भी ट्रेडिशनल आर्ट, मतलब इंडियन फोक आर्ट के जितने भी कलाकार होते हैं वो भाग ले सकते हैं। और ये जो कंपटीशन होती है वो साल में एक बार होती है, और सालाना यानी कि उसका जो दिन होता है वो देवउठनी एकादशी होती है। उसके ऊपर उनकी सारी जो कृतियाँ होती है वो जमा होती है। और अभी जो कृतियाँ हमारी जमा हुई है देवउठनी एकादशी पे हुई थी, लेकिन चुनाव की वजह से ये थोड़ा सा उसमें रुकावट आई थी। तो अभी उन्होंने घोषणा करी है और उस घोषणा के अंदर मेरा उसमें पुरस्कार घोषित हुआ है। कुल मिला के उसमें 500-600 करीब कृतियाँ आती है, उससे भी कुछ अधिक भी आ सकती है। और उसमें से जो है 5 पुरस्कार होते हैं, जिसमें से 4 पुरस्कार जो होते हैं वो पेंटिंग के होते हैं और 1 पुरस्कार मतलब जो है मूर्ति के ऊपर होता है। तो 5 पुरस्कार होते हैं और उसमें सिलेक्शन भी होता है पेंटिंग का। जैसे कि करीब 75 पेंटिंग्स का सिलेक्शन भी होता है, जो कि जब उनकी प्रदर्शनी होती है, जो सेरेमनी होती है अवार्ड सेरेमनी, उसके ऊपर उन सब चित्रों की जो है प्रदर्शनी होती है जो कि सिलेक्शन में आते हैं। सिलेक्शन में अभी करीब 75 पेंटिंग्स हैं, उसमें से 5 अवार्ड हुए हैं और कलाकृतियाँ करीब 500 से ज़्यादा होती हैं। सर, जिस प्रकार से नाम से पता चल रहा है कि राष्ट्रीय कालिदास चित्र प्रतियोगिता, तो ये किस बेस पर आधारित होती है? पिछड़ी पेंटिंग होती है या कालिदास के ग्रंथ पर आधारित होती है? इसके बारे में क्या कहना आपका? कालिदास अवार्ड जो है वो कालिदास की जो ग्रंथ हैं, कालिदास ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनके ऊपर ही उनका एक चैप्टर, जो उनका टॉपिक दिया जाता है। जैसे कि मैंने जो पेंटिंग बनाई है उसका जो चैप्टर था उसमें कुमार संभव, उनके ग्रंथ पे आधारित है वो। और कालिदास के ग्रंथ पर आधारित? हाँ, कालिदास ने कुमार संभव लिखा है। यानी कुमार संभव यानी कि कुमार का जन्म यानी भगवान शिव के द्वारा कार्तिक का जन्म किस तरह से हुआ, वो कुमार संभव में बताया गया है। और उसी के ऊपर हमको वो चित्रण करना पड़ता है, उसका पहले अध्ययन करना पड़ता है। और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसी के आधार पे उनको हम अध्ययन करके और उस चित्रण को हम उस पेंटिंग में बनाते हैं और फिर जो है वहाँ पे एंट्री जमा कराते हैं। अन्यथा अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चित्र वहाँ बना नहीं सकते, उनका जो टॉपिक होता है उस पे काम करना पड़ता है। इसी तरह से प्रतियोगिताएं होती है वहाँ पे। अभी जो जैसे 2024 का अभी घोषणा हुई है वापस, तो उनका टॉपिक है रघुवंशम।
रघुवंशम यानी कि भगवान राम पे काम करना है, राम पे भी काम करना है। और भगवान राम को रामायण में दिखाया गया है, ये तो सब जानते हैं कि रामायण के अंदर भगवान को किस तरह से बताया गया है। वो वनवास गए, उनका किस तरह से राज्याभिषेक हुआ और किस तरह से वो सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे कि कालिदास ने रघुवंशम लिखा है, तो वो रघुवंशम अलग है, ना कि वो रामायण से रिलेटेड है। वो उन्होंने बिल्कुल उनका सारा चीज़ें अलग है। जैसे भगवान राम कहाँ कैसे गए, वहाँ पे किस तरह से उन्होंने कष्ट पाए, कि उनका जीवन की शैली उनके हिसाब से उन्होंने अलग लिखा है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अलग लिखा है। तो जो ग्रंथ कालिदास जी ने जो लिखे हैं, उन्हीं के ऊपर ही हमको उसके अंदर उसका अध्ययन करके और उसका चित्रण करना पड़ता है, तभी उसको मान्य होती है। दूसरा, ग्रंथ के अलावा भी जैसे कि हमारे इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट है, उसमें कुछ शैलियाँ होती हैं, उस शैलियों पे ही काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि हम किसी भी चित्र को किसी भी कोई शैली का पता नहीं है और इस तरह से हम बना सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि आपको एक टॉपिक मिलता है, टास्क मिलता है उस चीज़ पे, उस ग्रंथ के अनुसार। यस, उसका एक पूरा मिलता है कि हमें इस ग्रंथ पे काम करना है, तो उस ग्रंथ पे ही जो लीलाएं जो हुई है उनके हिसाब से जो लिखा गया है, उसी के हिसाब से ही हमें चित्रण करना पड़ता है। अन्यथा उसको ना तो स्वीकार किया जाता है, ना उसका कोई मायने होता है। तो उसके अलावा भी चित्रण भी शैलियाँ जो स्कूल वाइज होती है, जैसे कि हमारी राजस्थान में बहुत सारी शैलियाँ हैं। राजस्थान में क्या, पूरे इंडिया में ही है। जैसे कि किशनगढ़ शैली है, मेवाड़ शैली है और कोटा बूंदी शैली है। तो इस तरह से अलग अलग शैलियाँ हैं, उन शैलियों में ही हमको काम करना पड़ता है, अन्यथा उसको स्वीकार नहीं किया जाता। सर बात करूँ अगर मैं कला की, सर देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से ये जो शैलियाँ होती है और जिस प्रकार से आपने जिस कलाकारी करी है, सर क्या मतलब आपका इसमें संघर्ष रहा, किस प्रकार की आपकी भूमिका रही? क्या आप इस मुकाम का सोच पाए कि यार मैं किसी दिन नेशनल लेवल पर सम्मानित हो पाऊँगा? ये तो सोचना थोड़ा मुश्किल ही है। टफ कंपटीशन, बहुत कंपटीशन है। और जैसे कि मैंने एक बार भाग नहीं लिया है, मैंने तीसरी दफ़े भाग लिया है, आगे भी मैंने 2-3 बार भाग लिया उनमें। तो ये आशाएं तो लगाना बहुत मुश्किल होता है और मामला भी टफ होता है। और जिस तरह से मैंने भाग लिया, मैंने संघर्ष उसमें किया, तो मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए यानी कि स्ट्रगल ये सब करना ही पड़ता है। जैसे कि मैंने ग्रंथ को पढ़ा, ये पढ़ने की आदत नहीं होती है हमारे में, हम ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये एक नया टॉपिक है कि हमें पढ़ के उसको चित्रित करना, वो चीज़ें बहुत मुश्किलें होती हैं। तो जब हमें इसको हासिल करना है, तो ये मन में एक हमने संकल्प लिया कि हम भी इसको इस तरह से बनाएंगे। तो वो तो थोड़ा टफ ही है और मेहनत तो मांगता ही है, तो ये तो हमने किया ही है। और संघर्ष समय मांगता है, वो वाली बात है। सर अभी हाल ही में पता चला है कि आपने एक दिल्ली में भी जो कंपटीशन होने जा रहा है, उसमें आप लगभग शायद 1.5 साल से एक चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या है वो कंपटीशन, किस चीज़ का है सर? वो भी राष्ट्रीय अवार्ड ही है, उसको नेशनल अवार्ड बोला जाता है। ये भी एक राष्ट्रीय अवार्ड ही है। दिल्ली का जो नेशनल अवार्ड है, उसमें हमें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पे जो है अगर सम्मान मिलेगा तो यहाँ के जो सीएम हैं वो हमें सम्मानित करेंगे, या फिर यहाँ के राज्यपाल वो सम्मानित करेंगे। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। लेकिन जैसे कि राष्ट्रीय पुरस्कार में 1 लाख रुपए का चेक मिलता है और इसमें भी 1 लाख रुपए का चेक मिलता है। और ये सर आप कितने समय से कलाकारी, मतलब चित्र आर्ट में कलाकार हो? मैं मेरी बचपन से ही ये मेरी परंपरागत आर्ट है। मेरे जो है गुरु जो है वो मेरे चाचा जी हैं और उन्होंने मुझे सिखाया। मतलब करीब मैं 35 साल से इस कला में हूँ। मैं बचपन से ही इस कला के अंदर था। वो जब मैं छोटा था तो वो मेरे सामने करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। तो उस तरह से हमने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। वो हमारे चाचा जी ने हमको सिखाया, हम अब कर रहे हैं। 35 साल हो गए। सर आप जैसे कहते हैं ना कि सर ट्रेडिशनल,
और जो पिछवाई कला होती है, आज की ट्रेडिशनल कला में या पिछवाई कला की बात करूँ या जिस प्रकार से आप पूर्व से करते आ रहे हैं, क्या सिमिलर समय के अनुसार क्या बदलाव आया? समय के अनुसार ये बदलाव है कि अभी लोग ट्रेडिशनल आर्ट को पसंद करने लगे हैं और ट्रेडिशनल आर्ट में भी काफ़ी बदलाव है। वैसे पहले जो काम होता था उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, अभी काफ़ी ध्यान दिया जाता है क्योंकि मामला बहुत कंपटीशन का होता है और बहुत चीज़ें जानकारी में होती है लोगों के, तो हर चीज़ को देखते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको अच्छा सा बनाना पड़ता है। और लोगों में है ट्रेडिशनल के प्रति अभी भावना जागृत है काफ़ी अच्छा। जैसे कि अभी अपने इंडियन लेवल के ऊपर भी काफ़ी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी काफ़ी इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है, तो इंडियन फोक आर्ट जितने भी हैं उनको काफ़ी अभी बढ़ावा मिला ही है। और इसका सर, जिस प्रकार से आप इतने सालों से काम करो, आप खुद एक कलाकार हो, कभी ऐसा वाक़या या कभी ऐसा मतलब वक्त आया जब आपको लगा कि नहीं यार, ये कला या ये पेंटिंग मेरे से नहीं बन पाएगी या इसमें मेरे को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है? वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार ऐसा समय आता है जब हमें पेंटिंग बनाते हैं उसका पैसा बराबर नहीं मिलता है। और कई बार ऐसा अनुभव भी हुआ, हम पेंटिंग बनाते थे, पेंटिंग को घर में रखना पड़ता था और फिर निराशाएं होती थी, तो इस कला को छोड़ने का भी कई बार हमारा इरादा हुआ, लेकिन फिर भी भगवान की जो कृपा होती है वही काम आती है, हम उनके सहारे जीते हैं। और जैसे कि कोरोना काल ऐसा आया जिसमें जो है इंडियन आर्ट फोक आर्ट जितने भी थे वो सब धरे रह गए क्योंकि बाहर से फॉरेनर आना बंद हो गए। बहुत सारा संघर्षशील टाइम था, काफ़ी काम में असर पड़ा उसका। बहुत टाइम में असर, उस टाइम बहुत असर पड़ा, सब निराश हो गए और मतलब उस टाइम तो बहुत संघर्षशील था। तो उस टाइम में हमने कोई दूसरा अल्टरनेट देखा, जैसे कि मैं काम तो करता ही हूँ, उसके अलावा मैंने एक अल्टरनेट और ढूंढा उसमें कि मैं जो जानता हूँ वो लोगों को बांटूँ और सिखाऊँ। तो मैंने वहाँ से यानी कोरोना काल से ऑनलाइन क्लासें चालू करी और अभी मैं ऑनलाइन क्लासों में 4 साल से हूँ। उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, लोग इंटरेस्ट रखते हैं सीखने में और मतलब काफ़ी रुचि रखते हैं इंडियन फोक आर्ट को सीखने में। सर, अभी तक आपके साथ वालों में आपने कितने लोगों को इस प्रकार का ये टैलेंट आगे प्रोत्साहन करा या ये कला आगे प्रोत्साहित करी है कि जिस प्रकार से आप स्वयं तो कर ही रहे हो, आपके साथ वाले भी और कितने ऐसे लोग जुड़े आपसे? मेरे परिवार में जिस तरह से अगर मैं बोलूं तो जैसे मेरा भाई है जय किशन साहू, वो भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वो उन्होंने भी काफ़ी टाइम से मेरे साथ में करते हैं वो काम। मेरा लड़का भी मेरे साथ में ही करता है और उनके जैसे मेरे भाई की लड़कियां हैं वो भी साथ में मेरे साथ में करती है, मतलब करते हैं, हमारे परिवार के ही करते हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं हम। दूसरा कि जैसे मैंने ऑनलाइन क्लासेस चालू करी तो करीब मैंने अभी तक ऑनलाइन क्लासों में कम से कम 5000 से ज़्यादा लोगों को मैंने इस कला को सिखाया है और लोगों ने इंटरेस्ट लिया है और इसको बढ़ावा दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इसको पसंद करते हैं। सर, पिछवाई कला के बारे में कुछ बताइए। पिछवाई कला जो है वो श्रीनाथ जी से रिलेटेड है। पिछवाई कला जो है वो नाथद्वारा से उसकी उत्पत्ति हुई, यानी कि वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। पिछवाई का मतलब होता है कि पिच यानी पीछे, वाई का मतलब होता है टाँकना, तो पिच वाई इस शब्द को हम अगर जोड़ें तो पिच वाई उसको कहते हैं। जो भगवान श्रीनाथ जी की जो मूर्ति लगी हुई है उसके पीछे जो कपड़े के ऊपर जो पेंटिंग बनाई जाती है और उनके पीछे ग्राउंड के अंदर लगाई जाती है उसको पिछवाई पेंटिंग बोला जाता है। तो पिछवाई कला भगवान श्रीनाथ से जुड़ी हुई है और भगवान कृष्णा और श्रीनाथ जी से ये रिलेटेड है। भगवान कृष्ण पर आधारित जितनी भी लीलाएँ होती है उसके अंदर चित्रण होता है उसका, और श्रीनाथ जी के जितने भी फेस्टिवल हैं, उनके जो त्यौहार है उसके ऊपर भी चित्र, यानी कि उनके ऊपर ये सारी चित्रकारिता कपड़े पे होती है? हाँ, ये सब जो पिछवाई बनती है वो कपड़े पे बनती है, सूती कपड़े के ऊपर बनाई जाती है। पहले कपड़े को प्रिपेयर किया जाता है, पूरा कंप्लीट उसको बनाया जाता है और फिर उसके बाद में उसके ऊपर चित्रण किया जाता है। आज के तकनीकी ज़माने में, आज के जिस प्रकार से मॉडर्न ज़माने में बहुत सी मशीनें आ चुकी है,
बहुत सी ऐसी तकनीकें आ चुकी है, फिर भी आप इसको हाथ से बनाते हैं। कैसे पॉसिबल कर पाते हो ये सब, ये बिना किसी मशीन की मदद लिए? काफ़ी डिफ़िकल्टी नहीं लगती सर आपको? नहीं, टिपिकल तो कुछ नहीं है वो। तब जब हम उसका सबसे बड़ा है कि आर्ट में क्या होता है कि सबसे बड़ा होता है अभ्यास। अभ्यास करते करते इतना हो जाता है कि वो टिपिकल नहीं लगता, उसके अंदर आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। टिपिकल तो बहुत दूर की चीज़ है। मतलब जब आप आर्ट को करते हो और आर्ट को जब सीखते हो, जब उसको सीख लेते हो, तब उसके अंदर जो बनाने की अनुभूति होती है वो एक आनंद की अनुभूति है। अपना एक यानी कि अपने शारीरिक रूप से भी एक मेडिटेशन है कि वो उसमें खो जाता है कलाकार, और उसकी कला में आनंद हो जाता है उसमें। कोई वो मशक्क़त और वो वाली बात नहीं है कि उसको मुश्किलें आती है, मुश्किलें नहीं आती है उसको मज़ा आता है, काम करने में आनंद आता है उसको। तो हम भी कभी काम करते हैं, कई बार हमारे पसंद की जो चीज़ बनती है और हम काम करते हैं तो उसमें आनंद आता है, अनुभूति होती है। भगवान के चित्र बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो अनुभूति, हाँ, वो भगवान की अनुभूति है। हम सोचते हैं कि हमारी ऐसे नाम तो ले नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कीर्तन कर नहीं सकते, लेकिन ये अनुभूति है कि हम भगवान का चित्र बना रहे हैं, उसमें हम मगन हो जाते हैं और भगवान का स्मरण रहता है उसमें बनाने में, कितना सुंदर बना सकते हैं उसको। तो ये सब मतलब उसमें कोई टिपिकल नहीं होता है। सर, जिस प्रकार से आप ये जो आज राष्ट्रीय अवार्ड पर सम्मानित होने जा रहे हैं, तो इस बारे में आप अपने सदस्यगण, आपके फैमिली मेंबर को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि उनकी भी मेहनत आपके साथ लगी और आपके भी जीवन में इतना संघर्ष करके जिस मुकाम में आपने राष्ट्रीय लेवल हासिल करा है, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने इस कला को इतना आगे बढ़ाया है और मैं राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा हूँ, वो भी इस रास्ते पे चले और इस कला को करते करते आगे बढ़े, और उसके अंदर मेरा जितना भी अनुभव है उसका वो मेरे से ले। और मेरी यही इच्छा है कि मेरे परिवार में ये कला जीवित रहे और मेरे परिवार के इसको आगे तक बढ़ाएं। और मैं उनको यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि इसको आगे बढ़ाएं। ये भगवान के चित्र हैं, इनको इसकी मर्यादा रखें, मतलब कुल मिला के इस कला को जीवित रखें, परंपरा को आगे बढ़ाएं, उसके अंदर मेरे को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कैलाश जी साहू ने बताया कि ये परंपरा निरंतर भगवान के जो आर्टिस्ट हैं वो आगे बढ़ती रहे, ऐसा ही इनका कहना है। और हमारी चैनल की तरफ से भी हमको बहुत बहुत इनको हार्दिक दिल से आभार देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से इन्होंने मेहनत करके अपना ही नहीं, अपने साहू समाज का नाम पूरा इंडिया लेवल पर रोशन करा, जो कि एक सराहनीय कार्य है। संवाददाता विजय मेराने के साथ राजस्थान दड़कन।